नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन साहू आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट विथ मोहन पर। आज हम सॉल्व करेंगे सामान्य हिंदी के प्रश्न जो सहायक शिक्षक भर्ती 2019 में आ चुका है। इसमें प्रश्न है, निम्नांकित में से संबंधवाचक सर्वनाम शब्द का चयन कीजिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी जो। इसमें ऑप्शन सो भी संबंधवाचक सर्वनाम है, किंतु अगर ऑप्शन जो दिया हो, अगर ऑप्शन में जो भी दिया हो तो उसमें सबसे पहले प्राथमिकता हम जो को देंगे, और यदि ऑप्शन में जो ना होता तो सो को हम ऑप्शन में टिक करते। और इसमें इस ऑप्शन में कुछ जो है निश्चयवाचक सर्वनाम है, और ऑप्शन डी में यह है वह निश्चयवाचक सर्वनाम है। हमारा अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों में परिणामबोधक विशेषण का प्रयोग किस विकल्प में हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बहुत दूध होगा। हमारा अगला प्रश्न है, उच्चारण के कालमान के अनुसार हिंदी में स्वरों के कितने भेद हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2 भेद हैं। एक ह्रस्व और दूसरा है दीर्घ। और यदि होंठों की स्थिति के आधार पर स्वर पूछता तो इसका आंसर हो जाता एक। अर्थात होंठों की स्थिति के आधार पर स्वर के एक भेद होते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है, घरों पानी पड़ना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका आंसर होगा लज्जित होना। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा संधि विच्छेद सही नहीं है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह संधि विच्छेद गलत है। इसमें ऑप्शन ए निरोग होता है, महद्धन छत्र महच्छत्र भी होता है, और तेजः धन पुंज तेजोपुंज, ये तीनों ऑप्शन सही हैं, सिर्फ ऑप्शन बी ही गलत है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सुरभि शब्द का सही पर्यायवाची शब्द चुनिए। तो इसका आंसर होगा पृथ्वी, क्योंकि सुरभि पृथ्वी का ही पर्यायवाची है। निम्नांकित समासिक शब्दों में अव्ययी भाव समास शब्द नहीं हैं। तो अव्ययी भाव समास में पहला पद अव्यय होता है, जिसमें से बेखटके में बे अव्यय है, या जीवन में या अव्यय है, दस्तकारी में कारी प्रत्यय है, और डी में नी अव्यय है। अर्थात ऑप्शन नंबर सी, इसमें कोई अव्यय पहला पद उपसर्ग या अव्यय नहीं है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न है, व्याकरणिक अनुरूपता को कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अन्वय कहते हैं। शब्दों का तर्कपूर्ण क्रम उसको भी अन्वय कहलाता है। अन्वय का शाब्दिक अर्थ होता है सकारात्मक। अर्थात संस्कृत श्लोक का अन्वय करते समय पदों का क्रम विभक्ति के अनुसार निश्चित करते हैं, उसे अन्वय कहते हैं। अतः इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा पुल्लिंग सूचक है? इसमें चील जो है स्त्रीलिंग है, जौ पुल्लिंग है, सवारी भी स्त्रीलिंग है, और गिलहरी भी स्त्रीलिंग है। अतः इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जौ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा अर्थ द्रोण शब्द का नहीं है? तो 32 शेर की एक पुरानी माप, इसको हम द्रोण कहते हैं, ये तो सही हैं। बी, कौरवों और पांडवों को शिक्षा देने वाला गुरु, ये भी है, इसको भी द्रोण कहते हैं। 2 पर्वतों के बीच की भूमि, इसको हम
अधिक्यता कहते हैं, अतः हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। पत्तों का दोना को भी हम द्रोण कहते हैं, अतः ऑप्शन सी, ए और बी, ऑप्शन डी, बी और ए गलत है। ऑप्शन नंबर सी ही सही होगा। हमारा अगला प्रश्न है, कम मूल्य की वस्तु की सुरक्षा के लिए बहुमूल्य वस्तु को सुरक्षार्थ लगाने की क्रिया के लिए लोकोक्ति है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरहर की टट्टी और गुजराती ताला। क्योंकि गधों की चराई को अंगूर की खेती ऐसा कोई लोकोक्ति नहीं है, चूहिया मारने के लिए सांप की खोज ऐसी भी कोई लोकोक्ति नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न है, स्रोत के आधार पर दिवट शब्द किसके अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तत्सम। दिवट शब्द एक तत्सम शब्द है जिसका अर्थ होता है या जिसे पुराने ज़माने में दिवट किसको बोला जाता था? तो पुराने ज़माने में दिवट लकड़ी का स्तंभ होता था जिसमें दिया को रखा जाता था, उसे ही दिवट कहते थे। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ऐसी क्वेश्चन बार बार एग्ज़ाम में आता है दोस्तों, इसको याद कर लीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से हिंदी उपसर्ग है? तो इसमें ऑप्शन ए में दर है जो कि उर्दू उपसर्ग है, बे भी उर्दू उपसर्ग है, गैर भी उर्दू उपसर्ग है। तो ऑप्शन नंबर सी ही, ऑप्शन नंबर डी औ ही सही होगा, क्योंकि यह बस एक हिंदी उपसर्ग है। उपसर्ग के टॉपिक में अरबी फारसी उपसर्ग और हिंदी उपसर्ग और संस्कृत उपसर्ग, ये तीनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण उपसर्ग हैं। इन तीनों उपसर्ग को याद रखें, क्योंकि इनमें से एक क्वेश्चन आता ही है। 47 प्रश्न को व्यापम ने विलोपित किया था, तो इसको पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है दोस्तों। अब 49वें प्रश्न पे आते हैं, पठन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो इसका आंसर है भाषा, ऑप्शन नंबर डी, भाषा में ध्वनियों के गतिपूर्वक उच्चारण की योग्यता प्राप्त करने के पश्चात। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी अवस्था बालकों के उत्तरकालीन भाषा के विकास की अवस्था नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दूसरों की भाषा को समझना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विस्फोटक ध्वनियाँ। हमारा अगला प्रश्न है, बच्चा भाषा तभी सीखता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जब वह सक्रिय हो। हमारा अगला प्रश्न है, मूल्यांकन में क्या किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बच्चों की सफलता का सही अनुमान लगाने का प्रयत्न किया जाता है। 48 नंबर के प्रश्न के लिए अपठित गद्यांश दिया गया था, तो इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और क्वेश्चन का आंसर दें। तो सबसे पहले हैं, हमारे चेतन चित्त के विचारों और कार्यों को, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हमारे अवचेतन चित्त की शक्तिशाली सत्ता ही रूप देती है। हमारा अगला प्रश्न है, भाषा सीखने के लिए क्रम बताइए। तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर ए, सुनना। पहले बच्चा सुनता है, उसके बाद बोलना सीखता है, उसके बाद पढ़ना सीखता है, उसके बाद लिखना सीखता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद मूल्यांकन के कितने पक्ष होते हैं? तो मूल्यांकन के 3 पक्ष होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 3। हमारा अगला प्रश्न है, सीखने का मुख्य नियम है तत्परता का नियम, ये भी है, और अभ्यास का नियम, ये भी है। उसके बाद प्रभाव का नियम, ये भी है, अर्थात उपरोक्त सभी ही हमारा आंसर होगा। इस नियम को थॉर्नडाइक ने दिया था।